जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल डीके स्टडी करंट ज्ञान में आपका स्वागत है। आज दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 10 का विज्ञान अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अम्ल और क्षारक के और लवण के बारे में। दोस्तों, आपने पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा एवं स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होता है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? आपके पास नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन रहेगा तो उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को प्रभाव समाप्त करते हैं। ठीक है, आपने स्वयं अवश्य ही इस जानकारी को उपाय किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। अब जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यानी कि यहाँ लिटमस पत्र आ रहा है। लिटमस पत्र यानी ये लाइकेन का बना होता है। अब देखते हैं फ्रेंड, क्षार जो स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इस प्रकार के हल्दी भी एक सूचक होता है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अधिक जल से धोने पर के पश्चात वह पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित एंड सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन का उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे से प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में होने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। इसे प्रायः सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड कि लिटमस कैसा होता है तो आप बताइएगा बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पोटेनिया एवं जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड, इस और आगे देखते हैं 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझते हैं। प्रयोगशाला में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के बनाते हैं फ्रेंड। सल्फ्यूरिक अम्ल जो हाइड्रोजन और सल्फेट के लवण से मिलकर बनता है फ्रेंड। नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है फ्रेंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं NaOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं फ्रेंड, बिना बुझा हुआ चूना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम भी कहते हैं फ्रेंड। अमोनियम ऑक्साइड NH4OH के नमूने एकत्रित कीजिए। इस तरह आपको फ्रेंड बोलते हैं एकत्रित करने के लिए बोला जाता रहा है। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं कुछ
लाल लिटमस नीले लिटमस फेनोल्फथालीन मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग को प्रक्षेपण दिया गया फ्रेंड। सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। रंग में परिवर्तन के कारण द्वारा यह सूचक में बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। इन गंधियों को ओल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। सूचक अगर प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड आपसे सूचक किसे कहते हैं, तो रंग में परिवर्तन के द्वारा कोई सूचक बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षार, कोई पदार्थ हमें बताता है कि यह पदार्थ अम्ल है या क्षार है, जिसको गंध से हम पता करते हैं, उसे ही हम सूचक कहते हैं। फ्रेंड यहाँ प्रैक्टिकल 2.2 दिया है। यहाँ कहा जा रहा है कि बारीकी से कटी हुई प्याज को स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए और थैले को कसकर बांध लीजिए तथा पूरी तरह फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस टुकड़े का उपयोग अम्ल तथा क्षारक की जांच में के लिए किया जाता है। इसमें 2 टुकड़े लिए जाए, उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ तरह सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर HCl विलयन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु NaOH के विलयन की कुछ बूंदे डालिए। दोनों टुकड़ों के जल से धोकर उनकी गंध को पुनः जांचिए। अपने परीक्षण को लिखिए और जो आपको आप आयाम उसको आप लिखिए। अब थोड़ा सा दोनों विलयन और लौंग को तेल लीजिए और इस तरह के जांच कीजिए। इस प्रकार इस HCl और तनु NaOH के साथ लौंग के तेल को गंध में आए परिवर्तन की जांच कर ले परीक्षण के को दर्ज कीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, देखते हैं फ्रेंड। अम्ल क्षारक अभिक्रिया धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। फ्रेंड यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि एक प्रकनरी लेते हैं और 5 ml का उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। दोनों को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद इसमें जलती मोमबत्ती गैस बुलबुले पास ले जाते हैं उसको कैंडल के, और देखते हैं किस प्रकार अभिक्रिया होता है। उस प्रक्रिया के दौरान ध्यान देते हैं कि ऊपर दी गई अभिक्रिया की धातु में अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। यानी कि कहने का मतलब है फ्रेंड, कोई भी अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। हाइड्रोजन का कहता है विस्थापन हो जाता है। हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है कि अम्ल अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। दो फ्रेंड्स, अम्ल प्लस धातु यानी कि अम्ल और धातु अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। आपने जिन अभिक्रियाओं को परीक्षण किया कि आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। हाँ, तो यानी कि अम्ल आपको लिखने का कहा जाए फ्रेंड्स, तो अम्ल का मान लीजिए कोई भी अम्ल MnH मान लीजिए HCl और धातु मान लीजिए Zn, तो आपको क्या प्राप्त होगा, Zn। तो ZnCl2 प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं कि 2NH यानी कि कास्टिक सोडा प्लस जिंक मिलाएंगे तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बोक्साइड बनाता है फ्रेंड्स। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यानी कि H लग जाएगा तो बाइकार्बोनेट हो जाता है और HCl मिलेगा तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने को पानी को प्रभावित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब CaOH का होल्ट वाइज जो चूने का पानी है इसे चूने का पानी भी कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसे मिलाया जाता है तो क्या CaOH बनता है, यानी कि श्वेत अवक्षेप यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल
निकलता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्न विक्रिया होती है। सोडियम कार्बोनेट प्लस अगर जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है जल में, जो कि विलयशील होता है। चूना पानी, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, इसका अगर सूत्र पूछे तो सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, इसको खड़िया भी बोला जाता है और संगमरमर भी बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं, यानी कि बहुत ही इसके रूप होते हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बोक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि कैल्शियम कोई भी मतलब धातु के साथ, कोई भी अम्ल के साथ धातु या हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण, संगत लवण और कार्बोक्साइड और जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और कार्बोक्साइड और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप, जो फ्रेंड क्रियाकलाप 2.6 से आप पढ़ लीजिएगा इसको। उपरोक्त क्रियाकलाप इसके बारे में थोड़ा कुछ समझा दे रहे हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप के में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक यानी कि क्षार बेस का परिचित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब क्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसी को अभिक्रिया को उदासीनीकरण, आपको पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होते हैं, तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया के जो बनता है, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया जो बनता है उसे फ्रेंड लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है फ्रेंड्स, क्षार प्लस अम्ल और क्षार प्लस और मिलेगा तो आपको लवण और जल बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है दोस्त कि आप देखेंगे कि विलयन का रंग हरित हो जाएगा और एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन की नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण धातु ऑक्साइड के अम्ल के बीच होने वाली हम समानता अभिक्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होता है दोस्त। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया कर समान धात्विक ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्त, क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसमें कुछ आपको बताया जा रहा है, क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड के बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स। देखते हैं ये क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। 2.1 में हमने देखा है कि अम्लों के साथ रासायनिक गुणधर्म हम समझ लिए, गुणधर्म की समानता क्यों होते हैं भी समझ लिए। 2. देखा कि धातु का ऑक्साइड अभिक्रिया करके अभी भी समझ लिए। हाइड्रोजन गैस निकलता है, धातु ये भी समझ लिए। इससे पता चलता है कि अम्लों में हाइड्रोजन होता है, इससे हमें पता चलता है क्या होता है, अम्लों में हाइड्रोजन होता है। फिर ये भी समझ लिए। इसके आइए क्रियाकलाप माध्यम से आगे जाँच करते हैं। 2.8 देखते हैं। ये क्रियाकलाप फ्रेंड आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ कहा जा रहा है दोस्त, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। अम्ल की स्थिति में बहुत ही अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, ये परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहा जा रहा है, हम जब देखेंगे कि ग्लूकोज में अल्कोहल का विलयन बहुत ही चालन नहीं हो रहते हैं और बल्ब के जलने से अब पता चलता है कि इस विलयन में बहुत विद्युत का प्रवाह होता रहता है, यानी कि ग्लूकोज अल्कोहल इसमें डालकर विलयन में विद्युत चालन बनाया जाता है, इस पर जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, जिससे बल्ब जलने लगता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है।
जिसे हम इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी कहते हैं। चूँकि अम्ल के साथ उपस्थित हाइड्रोजन आयन इससे ज्ञात होता है। अम्ल में विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा इस कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके क्रियाकलाप दोहराते हैं। इस क्रियाकलाप के परिणाम को आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक के बीच में अंतर देखते हैं। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। आइए इसकी जांच करते हैं। क्रियाकलाप 2.9 में एक स्वच्छ और सूक्ष्म प्रश्नावली लेते हैं, उसमें 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं और 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ देखा पिक्चर के माध्यम से समझाया जा रहा है। फ्रेंड, आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आई? इस प्रकार सही गैस के सूखे तथा नम लिटमस पत्र को जांच कीजिए। फ्रेंड, यहाँ लिटमस पत्र आ गया। लिटमस पत्र किससे बनता है आपको बताए हैं। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। किसी स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है। उससे प्रयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय के गुण के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक गैस और एसीएल विलयन। यहाँ बताया जा रहा है कि अध्यापकों के निर्देश, यदि जल अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली गैस की प्रवाहित करना होगा। यहाँ दोस्त आपको बताया जा रहा है, इस पर ध्यान देने बात है। यदि जलवायु अधिक आर्द्र हो तो शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली गैस की प्रवाहित करनी होगी। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन आयन होते हैं। जल की अनुपस्थिति यानी अनुपस्थिति मतलब जल उपस्थित नहीं रहेगा में हाइड्रोक्लोरिक अणुओं से हाइड्रोजन आयन का पृथक नहीं हो सकते हैं। ACl प्लस H2O यानी कि H3O प्लस क्लोरीन माइनस नेगेटिव हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव हाइड्रोजन आयन H3O प्लस O से दर्शाना चाहिए। हाइड्रोजन आयन प्लस H2O प्लस H3O प्लस हाइड्रोजन। हमने देखा कि अम्ल में H3O प्लस अथवा H प्लस आयन प्रदान करता है। देखेंगे कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एरो का चीन H2O उत्प्रेरक काम करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ जो H2O है उत्प्रेरक का काम करता है। Na प्लस AQ जो बता रहा है दोस्त, यहाँ ठोस के माध्यम बता रहा है, और OH हाइड्रोक्साइड इस ठोस के माध्यम बता रहा है कि OH सॉलिड बता रहा है। H2O के प्लस आयन हो जाएगा और OH आयन हो जाएगा। MgOH को अल्टवाज, इसमें Mg स्क्वायर प्लस 2OH। क्षारक में जल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यहाँ पूछा जाएगा दोस्त आपसे, जल में घुलनशील आयन को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील आयन को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्षारक कहते हैं। उस हम क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने बात है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार कहता है। इनका स्पष्ट साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है। इनका स्पष्ट स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होते हैं। 2.0 में कौन से क्षारक होता है बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्राइटिक अम्ल का या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अंततः बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे से जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुटित फिर बाहर आ सकता है। अगर हम एकाएक जल को मिला देते हैं अम्ल में तो
जो अम्ल में तो अम्ल को जो स्फुरित होता है उसमें निकलता है उसमें, और छिड़काव पड़ सकता है, स्फुरित हो सकता है। आप जल सकते हैं, साथ ही अधिक स्थानीय ताप कारण प्रयोग किया जा सकता है। कांच के पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डिब्बा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल भी चेतावनी, तो ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं दोस्त, जल में अम्लीय अम्ल के क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+/OH आयन नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रतिक्रिया को पतनुकरण कहते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कितना बार बिहार एग्जामिनेशन सेकेंडरी बोर्ड में। अम्लीय क्षारक स्वीकृति होते हैं। प्रश्न है फ्रेंड, ये प्रश्न आप अपने माध्यम से लिख लीजिए कॉपी पर। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक अम्लता के से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए कि जो किसी की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है, यानी कि पीएच स्केल, यानी पी से पूर्णांक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पीएच स्केल के द्वारा मापा जा सकता है कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। इससे हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है और कोई पदार्थ क्षारीय है। 0 से 7 तक रहेगा तो पदार्थ अम्लीय होगा, और 7 से अधिक रहेगा तो पदार्थ क्षारीय होगा, और 7 रहेगा पीएच स्केल पर तो उदासीन होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताइएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 होता है। चलिए इसी के बारे में अगर चर्चा करते हैं कि अम्लता और क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता अधिक होती है उसका पीएच उतना ही कम होगा। जितना सांद्रता अधिक उतना पीएच मान कम होता है। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। अभी बताए हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। यदि पीएच स्केल में विलयन का मान 7 से कम होता है तो क्या होगा, अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। तो वह विलयन में OH का सांद्रता में वृद्धि हो जाता है। यह क्षार की शक्ति बढ़ जाती है और सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचकांक अंतः भारतीय पे ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार एक पेपर मतलब 2 लेते हैं और 2.6 पर दर्शाया जाता है। इस तरह पेपर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। यह बताया गया है 0 से 7 और 7 से 14 के बीच बताया गया है। इधर बढ़ती अम्लीय के व्यक्ति दर्शाया गया है हाइड्रोजन, इससे इधर बताया हाइड्रोक्साइड रेडायन के बारे में बढ़ती हुई अम्लीयता और बढ़ती हुई क्षारीयता के बारे में प्रस्तुत किया गया है। चलिए फ्रेंड नीचे देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि क्रम संख्या दिया है और विलयन दिया है और पीएच पत्र का रंग दिया है, लगभग पीएच मान दिया है, पदार्थ की प्रकृति दिया है। लार खाना के पहले सब बता दीजिएगा फ्रेंड, सब अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा। चलिए वीडियो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन बनाया जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।